नमस्कार। देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग संसद को कवर करेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉलिटी का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है संसद। तो इसी को आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आइए हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि इस वीडियो में क्या क्या कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग संसद के गठन को समझेंगे। उसके बाद हम लोग संसद के सत्र को समझेंगे, जैसे कि बजट सत्र होता है, शीतकालीन सत्र होता है, मानसून सत्र होता है। इन सबको हम लोग कवर करेंगे। फिर हम लोग लोकसभा और राज्यसभा में अंतर देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद लोकसभा के सदस्यों को हम लोग डायग्राम से समझेंगे। ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला टॉपिक है कि वर्तमान में लोकसभा सदस्य कितने हैं, अधिकतम लोकसभा सदस्य कितने हो सकते हैं, राज्यों से कितने हैं, केंद्र शासित प्रदेश से कितने। इन सबको हम लोग एकदम डायग्राम के माध्यम से समझेंगे, आपको किसी तरह का दिक्कत नहीं आएगा। फिर हम लोग राज्यसभा के सदस्यों को भी डायग्राम से समझेंगे। उसके बाद लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं उनके शक्ति को, कार्य को समझेंगे। फिर हम लोग राज्यसभा के सभापति के पावर और कार्य को समझेंगे। फिर हम लोग जो है प्रोटेम स्पीकर को समझेंगे। दल बदल क्या होता है, कोरम क्या होता है, परिसीमन क्या होता है, इन सब को समझेंगे। और उसके बाद संसद की कार्रवाई के साधन को समझेंगे, जैसे प्रश्नकाल क्या होता है, शून्यकाल क्या होता है, इन सबको देखेंगे। फिर हम लोग नए संसद भवन के बारे में पढ़ेंगे, इससे एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। और लास्ट में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का टेस्ट लगाएंगे, जो कि इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अब हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, आर्टिकल 79 में संसद के गठन की चर्चा की गई है कि देश के अंदर एक संसद का गठन किया जाएगा। ये बात आर्टिकल 79 में कहा गया है, इसको ध्यान रखिएगा। अब संसद का 3 अंग होता है, एक होता है राष्ट्रपति, दूसरा होता है लोकसभा और तीसरा होता है राज्यसभा। राष्ट्रपति के बारे में हम लोग बहुत पहले ही पढ़ चुके हैं। आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति के पद की जिक्र किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, पूछा जाता है कि संसद के कितने सदन होते हैं, तो 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। और अंग पूछा जाए तो 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है। अब देखिए, बहुत सारे बच्चों को आर्टिकल याद नहीं रहता है कि संसद की चर्चा किस आर्टिकल में है, लोकसभा की चर्चा किस में है, राज्यसभा की चर्चा किस में है। तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाया है। ट्रिक है सरल। ठीक है, आपको केवल ध्यान रखना है सरल। स से हो जाएगा संसद, र से हो जाएगा राज्यसभा और ल से हो जाएगा लोकसभा। और आर्टिकल को भी इसके नीचे जो है सीक्वेंस में लिख देना है, 79, 80 और 81। 79 में संसद की चर्चा है, और 80 में राज्यसभा की चर्चा है, और 81 में लोकसभा की चर्चा है। तो आशा करता हूं कि आपको ट्रिक के माध्यम से ये तीनों आपको याद हो गया होगा। ठीक है। अब देखिए, संसद का काम है कानून बनाना। देश के अंदर जो है वह कानून बनाता है। बजट पास करना हो तो संसद में ही पास किया जाता है, और संविधान में कोई भी बदलाव करना हो तो संसद में ही बदलाव किया जाता है। अब ये हम समझते हैं संसद का सत्र यानी सेशन। अब देखिए, सत्र यानी सेशन क्या होता है। तो जब लोकसभा और राज्यसभा काम करने के लिए बैठते हैं तो पूरे समय को ही सत्र कहा जाता है, यानी सेशन कहा जाता है। जैसे आप देखे होंगे कि संसद में जो है लोकसभा राज्यसभा में सब खड़े होकर बोलते हैं, प्रश्न पूछते हैं, तो वो सब काम कर रहे हैं, यानी उनका सत्र चल रहा है। जैसे फिलहाल राघव चड्ढा जो है बहुत अच्छे बोल रहे हैं, तो वो क्या चल रहा है, सत्र ही चल रहा है। तो उसी तरह संसद का जो है 3 सत्र होता है। एक होता है बजट सत्र, दूसरा होता है मानसून सत्र और तीसरा होता है शीतकालीन सत्र। ठीक है। बजट सत्र जो है फरवरी से लेकर मई तक चलता है, मानसून सत्र जुलाई से लेकर अगस्त तक चलता है, और शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर तक चलता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें पूछा जाएगा कि सबसे बड़ा सत्र कौन सा होता है, तो बजट सत्र होता है। पूछेगा कि संसद का सबसे बड़ा सत्र कौन होता है, तो बजट सत्र होता है, जो कि फरवरी से मई तक चलता है। और सबसे छोटा सत्र कौन होता है, तो शीतकालीन सत्र होता है। ये आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है। और नोट पॉइंट क्या ध्यान रखना है, तो ध्यान रखिएगा कि 2 सत्रों के बीच जो है 6 माह का अंतर होता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि संसद के 2 सत्रों के बीच कितने माह का अंतर देखा जाता है, तो 6 माह का अंतर देखा जाता है। ठीक है। और जो तीनों सत्र है इसको राष्ट्रपति बुलाते हैं, और राष्ट्रपति ही इसको समाप्त करते हैं। जैसे राष्ट्रपति बजट सत्र को बुलाएंगे और उसका सत्रावसान करेंगे, यानी उसको समाप्त कर देंगे। और यह बात जो है आर्टिकल 85 में कहा गया है। तो ये सभी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब आइए हम लोकसभा और राज्यसभा में अंतर समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये, एग्जाम में डायरेक्टली इससे प्रश्न पूछा जाता है। देखिए, लोकसभा को जो है निम्न सदन कहते हैं, यानी लोअर हाउस के नाम से जाना जाता है। और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, यानी अपर हाउस कहते हैं। लोकसभा को जनता का सदन कहा जाता है, क्योंकि लोकसभा के जितने सदस्य होते हैं उन सबको जनता के द्वारा चुना जाता है, इसलिए लोकसभा को जनता का सदन कहते हैं। और राज्यसभा को राज्यों का सदन कहते हैं, क्योंकि
राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उसको एमएलए चुनते हैं, यानी विधायक चुनते हैं, इसलिए राज्यसभा को राज्यों का सदन कहा जाता है। और जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उनका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी जनता डायरेक्ट उनको चुनती है। लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, उनको डायरेक्ट जनता नहीं चुनती है, जनता के द्वारा जो चुने गए होते हैं वह चुनते हैं राज्यसभा के सदस्यों को। उसके बाद देखिए, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष के बाद जो है वो अपने पद से हट जाते हैं। लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। और ध्यान रखिएगा कि जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उनका चुनाव होता है तो डायरेक्टली 5 वर्ष के लिए आते हैं, और लोकसभा के जितने सदस्य होते हैं उन सबका चुनाव एक बार में ही हो जाता है। लेकिन जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उन सभी सदस्यों का चुनाव एक बार में नहीं होता है। प्रत्येक 2 साल पर 1/3 सदस्यों का चयन किया जाता है। मतलब 2-2 साल पर 1/3 सदस्य चुने जाते हैं और उनको राज्यसभा में भेजा जाता है। ऐसे फिलहाल में अभी जो है राज्यसभा का चुनाव होने वाला है, जिसमें जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, वह राज्यसभा का सदस्य बनने वाले हैं और मुख्यमंत्री का पद छोड़ने वाले हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। और लोकसभा को जो है भंग किया जा सकता है, इसलिए लोकसभा को अस्थायी कहा जाता है। और भंग करने का मतलब जो है, लोकसभा समय से पहले भी भंग हो सकता है, यानी 5 वर्ष पहले से भी। जैसे मान लीजिए अगर सांसद जो है किसी पार्टी का भाग गए तो फिर जो है सांसद की संख्या कम हो जाएगी, बहुमत साबित नहीं कर पाएगा, तो लोकसभा जो है भंग हो जाएगा। या फिर जब कार्यकाल पूरा होता है 5 साल का लोकसभा का, तो फिर जो है राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को भंग कर दिया जाता है, इसलिए इसको अस्थायी कहते हैं। वही देखिए, राज्यसभा जो है कभी भी भंग नहीं होता है, इसलिए इसको अस्थायी कहा जाता है राज्यसभा को। उसके बाद देखिए कि जो लोकसभा के सदस्य बनते हैं उनका अधिकतम उम्र जो है 25 वर्ष निर्धारित किया गया है, कि जिस भी व्यक्ति को लोकसभा का सदस्य बनना है तो उसका उम्र 25 वर्ष होना चाहिए, या फिर 25 वर्ष से अधिक होना चाहिए, लेकिन 25 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। वही राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए अधिकतम उम्र सीमा जो है 30 वर्ष है, 30 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। 30 वर्ष से अधिक हो जाए तो वह व्यक्ति जो है राज्यसभा का सदस्य बन सकता है। ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो लोकसभा होते हैं उसमें अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा 552 हो सकते हैं। और जो राज्यसभा है उसमें अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं, तो 250 हो सकते हैं। 250 से अधिक नहीं हो सकते। 250 से कम हो सकते हैं, ये चलेगा, लेकिन 250 से 251 नहीं होंगे। उसी प्रकार लोकसभा में अधिकतम 552 हो सकते हैं, 553 नहीं होंगे, लेकिन 552 से कम हो सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। अब आइए हम समझते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है कि एग्जाम में पूछा जाता है कि लोकसभा में अधिकतम सदस्य 552 होते हैं, तो कहाँ कहाँ से कितने कितने चुने जाते हैं, जैसे राज्यों से कितने आते हैं, केंद्र शासित प्रदेश से कितने आते हैं। आइए उन सबको हम लोग समझते हैं डायग्राम के माध्यम से, आपको 100% क्लियर हो जाएगा और अच्छे से समझ में भी आएगा। तो देखिए, हम लोग समझे कि लोकसभा में अधिकतम सदस्य जो है 552 हो सकते हैं। ये जो है हमारे भारतीय संविधान में कहा गया है। तो देखिए, संविधान में कहा गया है कि 552 सदस्य आखिर कहाँ कहाँ से चुना जाएगा। तो उसमें कहा गया है कि राज्यों से जो है 530 सदस्यों को चुनना है लोकसभा के लिए, और केंद्र शासित प्रदेश से 20 सदस्यों को चुनना है, और 2 एंग्लो इंडियन को चुनना है जो कि राष्ट्रपति के द्वारा चुना जाता है। तो इस तीनों को जोड़िएगा तो कुल जो है 552 सदस्य हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए, जो 2 एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति के द्वारा चुना जाता है तो उसको जो है 104वां संविधान संशोधन अधिनियम करके 2020 के बाद से एंग्लो इंडियन का प्रावधान को खत्म कर दिया गया, और कह दिया गया कि अब राष्ट्रपति के द्वारा जो है एंग्लो इंडियन का चुनाव नहीं किया जाएगा। तो 552 अधिकतम सदस्य थे, और उसमें से 2 सदस्य जो है हट गए, यानी समाप्त कर दिया गया एंग्लो इंडियन का पद। तो अब टोटल जो है 550 बच गए। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि अब जो है लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 550 है। पहले थी 552, लेकिन 2 एंग्लो इंडियन का प्रावधान खत्म कर दिया गया, तो अब जो है 550 हो गया है। ठीक है। अब देखिए, वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में लोकसभा में कुल 543 सदस्य हैं। होना चाहिए कितना, 550, लेकिन है 543, यानी 7 जो है कम है। तो अब आइए हम लोग समझते हैं कि 543 सदस्य जो है कहाँ कहाँ से चुने गए हैं, वो इम्पोर्टेंट है। अभी आप समझें कि वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या 543 है। तो 543 कहाँ कहाँ से चुने गए हैं, तो देखिए, राज्यों से कुल 524 सदस्यों को चुना गया है। आपको पता है कि भारत में वर्तमान में कुल 28 राज्य हैं, तो 28 राज्यों से कुल 524 लोकसभा सदस्यों को चुना गया है।
वही केंद्र शासित प्रदेश से कुल 19 लोकसभा सदस्यों को चुना गया है। तो इस तरह अगर आप इसको जोड़िएगा 524 और 19 तो कुल 543 हो जाएंगे, जो कि वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट ये पूछा जाता है कि जो केंद्र शासित प्रदेश से 19 लोकसभा सदस्यों को चुना गया है वह किस किस केंद्र शासित प्रदेश से चुना गया है। तो देखिए, दिल्ली से जो है 7 लोकसभा सदस्य चुने गए हैं, जम्मू कश्मीर से 5 लोकसभा सदस्य चुने गए हैं, और जो अन्य केंद्र शासित प्रदेश बच गए उनसे 7 लोकसभा सदस्यों को चुना गया है। इस तरह जो है कुल केंद्र शासित प्रदेशों से कुल 19 सदस्यों को चुना गया है जो कि लोकसभा में गए हैं। ठीक है, और वर्तमान में आपको पता है कि कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश है, तो 8 केंद्र शासित प्रदेश से कुल 19 लोकसभा सदस्यों को चुना गया है और राज्यों से 524 चुना गया है। इस प्रकार जो है कुल 543 सदस्य हो जाते हैं वर्तमान लोकसभा में। ठीक है, अब देखिए, लोकसभा में एससी और एसटी के लिए सीटें आरक्षित की गई है और इसकी चर्चा जो है आर्टिकल 330 में बताया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, इसमें कहा गया है कि जो अनुसूचित जाति हैं यानी जो एससी हैं उनके लिए 84 सीट रहेगा, और जो अनुसूचित जाति हैं यानी एसटी हैं उनके लिए 47 सीट रहेगा। मतलब जो लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या है 550, उन 550 में से 84 जो है एससी जाति के लोग रहेंगे और 47 एसटी जाति के लोग रहेंगे, और उसके बाद जो भी अदर कास्ट है वो सबके उसमें भरा जाएगा। और परसेंटेज की बात करें तो जो एससी है उनका परसेंटेज है 15.47%, और वही जो अनुसूचित जनजाति यानी एसटी है उनका परसेंटेज है 8.66%। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। टोटल पूछा जाता है कि लोकसभा में टोटल आरक्षित सीटें कितने हैं, तो 131 है, यानी 550 में से कुल 131 सदस्य जो है एससी और एसटी के रहेंगे, और टोटल परसेंटेज पूछा जाए तो 24.12% होगा। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, ये पूछा गया है, टोटल ध्यान रखना है। अब आइए हम राज्यसभा को समझते हैं। देखिए, हम लोग समझे इसके पहले कि राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या जो है 250 होता है। ये हमारे भारतीय संविधान में कहा गया है, और उसी में बताया गया है कि 250 सदस्य कहाँ कहाँ से आएंगे। तो उसमें कहा गया है कि राज्यों से कुल 230 सदस्यों को चुनना है राज्यसभा सदस्य के लिए, और केंद्र शासित प्रदेश से 8 सदस्यों को चुनना है, और राष्ट्रपति द्वारा जो है 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाएगा। तो इस प्रकार टोटल को जोड़ेंगे तो 250 सदस्य हो जाएंगे। तो उसी में कहा गया है कि 250 से कम हो सकते हैं लेकिन 250 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। और आपको पता है कि वर्तमान में जो है राज्यसभा सदस्यों की संख्या 245 है, यानी 250 से कम है। तो हमें समझना है कि 245 कहाँ कहाँ से कितने कितने आए हैं, आइए उसको हम लोग समझते हैं। तो देखिए, आप समझ चुके हैं कि वर्तमान में राज्यसभा सदस्यों की संख्या 245 है। तो 245 कहाँ कहाँ से चुने गए हैं, तो देखिए, राज्यों से कुल 225 सदस्यों को चुने गए हैं। हालांकि इसके पहले हम लोग पढ़े कि राज्यों से कितना चुनना था, तो 230, लेकिन 230 नहीं चुना गया है, कुल 225 ही चुना गया है। और केंद्र शासित प्रदेश से कुल 8 सदस्यों को चुना गया है, और राष्ट्रपति द्वारा जो है 12 सदस्यों को मनोनीत किया गया है। तो इस तरह इन तीनों को जोड़िएगा, 225, 8 और 12 तो 245 हो जाएंगे, यानी राज्यसभा में वर्तमान सदस्यों की संख्या 245 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए, ये भी पूछा जाता है कि केंद्र शासित प्रदेश से 8 चुने गए हैं, तो किस किस केंद्र शासित प्रदेश से चुने गए हैं, तो ध्यान रखिएगा। दिल्ली से कुल 3 राज्यसभा सदस्यों को चुना गया है, जम्मू कश्मीर से कुल 4 राज्यसभा सदस्यों को चुना गया है, और एक केंद्र शासित प्रदेश है पुदुचेरी, पुदुचेरी से 1 चुना गया है। तो 4, 3, 7 और 1, 8। इस प्रकार केंद्र शासित प्रदेश से कुल 8 सदस्यों को चुना गया है राज्यसभा के लिए, और राष्ट्रपति तो 12 सदस्य मनोनीत करते हैं, और राज्यों से कुल 225 चुना गया है, जो कि चुनना था 230, लेकिन 5 ठो जो है कम चुना गया है। तो इस तरह 245 हो जाते हैं। तो इन सबको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आपसे डायरेक्टली पूछेगा कि केंद्र शासित प्रदेश से राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 8 है। या फिर पूछ सकता है कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, उससे राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 3 है। ठीक है, अब आइए हम सांसदों की योग्यता समझते हैं, और ध्यान रखिएगा इसकी चर्चा जो है आर्टिकल 84 में किया गया है। आपसे पूछेगा कि भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में सांसदों की योग्यता बताया गया है, तो आर्टिकल 84 में बताया गया है। अब देखिए, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्यों को सांसद के नाम से जाना जाता है, और उसी की योग्यता हम लोग समझते हैं। सबसे पहला योग्यता यही है कि वो भारत का नागरिक हो। अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है तो सबसे पहले वो भारत की नागरिकता लेगा, और उसके बाद जो है वो सांसद बन सकता है। दूसरा है कि पागल या दिवालिया ना हो। पागल का मतलब तो आप समझते हैं, दिवालिया का मतलब हुआ कि किसी व्यक्ति के पास उसके औकात से ज़्यादा कर्जा ना हो। अगर ऐसा कर्जा है तो उसको हम लोग दिवालिया कहेंगे।
जैसे किसी व्यक्ति का टोटल संपत्ति जो है 100 रुपया का है, लेकिन उसके पास कर्जा जो है 1 लाख हो गया है, तो हम उसको कहेंगे दिवालिया है। तो ऐसे व्यक्ति जो है ना ही लोकसभा का सदस्य बन सकता है और ना ही राज्यसभा का सदस्य बन सकता है। उसके बाद है कि किसी लाभ के पद पर ना हो। अगर कोई व्यक्ति लाभ के पद पर है और वह सांसद बन जाता है, तो सबसे पहले उस लाभ के पद से इस्तीफा देगा, उसके बाद ही लोकसभा या फिर राज्यसभा का सदस्य बन सकता है। जैसे अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है और वह एमएलए है किसी राज्य में विधायक है, और वह लोकसभा का भी सदस्य चुन चुन लिया जाता है, तो सबसे पहले वो विधायक से इस्तीफा देगा और उसके बाद जो है वो लोकसभा का सदस्य बन सकता है। मतलब लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है कि लोकसभा सदस्य के लिए जो है उम्र सीमा रखा गया है 25 वर्ष, यानी 25 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। 25 वर्ष से अधिक हो जाए वही व्यक्ति लोकसभा का सदस्य बन सकता है। वही राज्यसभा सदस्य के लिए जो है उम्र 30 वर्ष रखा गया है। 30 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। 30 वर्ष से अधिक हो तो वह राज्यसभा का सदस्य बन सकता है। तो यह ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अब आइए हम लोकसभा अध्यक्ष के कार्य एवं अधिकार को समझते हैं। देखिए, इसकी चर्चा जो है आर्टिकल 93 में किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, लोकसभा अध्यक्ष का कार्य क्या होता है। तो जनरली इसका काम है कि लोकसभा में जितने भी सदस्य होते हैं उन सबको कंट्रोल करके रखता है लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा सदस्यों को जो भी प्रश्न पूछना होता है, जो भी समस्या होता है, वो लोकसभा अध्यक्ष को बताते हैं। जैसे आप वीडियो में देखे होंगे कि लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो बड़ी कुर्सी पर बैठे रहते हैं और उनके नीचे बाकी के सदस्य होते हैं, और वो प्रश्न जो है लोकसभा अध्यक्ष से पूछते हैं, तो उनका जवाब वो देते हैं या फिर जवाब दिलवाते हैं। तो यही जो है लोकसभा अध्यक्ष का कार्य होता है, इसको ध्यान रखिएगा। अब पूछा जाता है कि लोकसभा जो अध्यक्ष होते हैं उनकी चुनाव कौन करता है, उनका नियुक्ति कौन करता है। तो ध्यान रखिएगा, लोकसभा में जितने भी सदस्य होते हैं उन्हीं सदस्यों में से किसी एक व्यक्ति को लोकसभा का अध्यक्ष बना दिया जाता है। जैसे वर्तमान में कुल 543 सदस्य हैं, तो 543 सदस्यों में जो भी वरिष्ठ होगा, जो भी तेज तर्रार होगा, उसी में से किसी एक व्यक्ति को लोकसभा का अध्यक्ष बना दिया जाएगा, और उनका चुनाव जो है लोकसभा सदस्य ही करते हैं। बाकी के सदस्य मिलकर जिसको कहते हैं कि अध्यक्ष बनाया जाए, तो उसी व्यक्ति को अध्यक्ष बना दिया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि लोकसभा के सदस्य ही लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। अब देखिए, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है, तो उपाध्यक्ष को देता है। ये आपको ध्यान रखना है। उपाध्यक्ष जो है अध्यक्ष से छोटा होता है, तो जब भी लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देना होता है तो उपाध्यक्ष को सौंप देते हैं। उसके बाद देखिए कि लोकसभा की कार्रवाई का संचालन अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। कोई भी विधेयक धन विधेयक है कि नहीं है, यह अध्यक्ष तय करते हैं। जैसे आपको पता है कि लोकसभा में बहुत सारा विधेयक पेश किया जाता है, तो उन सभी विधेयक की जांच कौन करता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं कि कौन विधेयक कैसा है, कौन विधेयक धन विधेयक है कि नहीं है। इस तरह की जांच अध्यक्ष करते हैं। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। अब देखिए, संयुक्त बैठक क्या होता है, तो जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों को एक पास बैठाया जाता है तो उसको संयुक्त बैठक कहते हैं। और संयुक्त बैठक कब बुलाया जाता है, जब मान लीजिए कोई विधेयक है और उस पर जो है निर्णय करने में कठिनाई हो रही है, दोनों का मत बराबर हो गया। लोकसभा में जितना वोट पड़ा उस विधेयक पर, ठीक उतना ही वोट जो है राज्यसभा में भी पड़ा, तो वहाँ पर निर्णय लेना कठिन हो जाता है। तो इसीलिए जो है संयुक्त बैठक बुलाया जाता है, यानी दोनों को पास में बैठाया जाता है। तो उसकी अध्यक्षता जो है लोकसभा के अध्यक्ष ही करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। लोकसभा के अध्यक्ष जो हैं वो मतदान में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन मत बराबर होने पर निर्णायक मत देते हैं। मतलब जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, लोकसभा में या फिर राज्यसभा में कहीं पर भी वोटिंग होगा तो वोटिंग में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन अगर मत बराबर हो जाए तो फिर जो है वह निर्णायक मत देते हैं, यानी वोट करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी विधेयक पर लोकसभा में जितना वोट पड़ा उतना ही वोट राज्यसभा में पड़ गया, दोनों बराबर हो गया, तो यहाँ पर निर्णय लेना कठिन हो जाएगा कि लोकसभा की बात को माने कि राज्यसभा की बात को माने। तो वहाँ पर अध्यक्ष का काम होता है वोट देना। अध्यक्ष अब जिधर वोट दे देंगे उधर का पलड़ा जो है भारी हो जाएगा। अब मान लीजिए कि अध्यक्ष लोकसभा की तरफ से वोट दे दिए तो लोकसभा की बात को मानेंगे, लोकसभा के हिसाब से उस विधेयक को पास करेंगे। अगर मान लीजिए राज्यसभा की तरफ से वोट दे दिए तो राज्यसभा के बात को मानेंगे, राज्यसभा के हिसाब से उस विधेयक को पास करेंगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि मत जब बराबर हो जाएगा तो निर्णायक मत जो है लोकसभा के अध्यक्ष देते हैं, यानी यही जब वोट देते हैं तो पूरा निर्णय हो जाता है कि किसके बात को माना जाएगा। ठीक है। अब देखिए, अगर लोकसभा के अध्यक्ष को हटाना है तो इसका प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, क्योंकि अध्यक्ष जो है वो लोकसभा का है, तो लोकसभा के द्वारा ही उसको हटाया जाएगा। राज्यसभा में इसका कोई चर्चा ही नहीं किया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा।
अब देखिए, जब लोकसभा के अध्यक्ष अनुपस्थित रहते हैं, मतलब अपने पद पर नहीं रहते हैं, तब लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो जो उपाध्यक्ष होता है वह करता है। तो ये तो समझने की बात है कि जब अध्यक्ष नहीं रहेंगे तो उपाध्यक्ष आके लोकसभा की अध्यक्षता करेंगे। और वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला जी हैं, यह ध्यान रखिएगा। तो अब आइए हम राज्यसभा के सभापति के कार्य एवं अधिकार को समझते हैं। देखिए, इसकी चर्चा जो है आर्टिकल 89 में किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। राज्यसभा के सभापति का भी वही कार्य होता है जो लोकसभा के अध्यक्ष का होता है। यह भी जो है राज्यसभा के जितने सदस्य होते हैं सबको कंट्रोल करके रखता है। अब देखिए, जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है उसी को राज्यसभा का सभापति बनाया जाता है। मतलब राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं। 250 सदस्यों में से किसी को भी राज्यसभा का सभापति नहीं बनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। जो भारत का उपराष्ट्रपति बनेगा वही व्यक्ति जो है राज्यसभा का सभापति बन जाएगा। तो प्रश्न पूछा जाता है कि जो राज्यसभा का सभापति होता है क्या वो राज्यसभा का सदस्य होता है? तो नहीं होता है, क्योंकि वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है। अगर मान लीजिए कि राज्यसभा के सभापति को अपना त्यागपत्र देना हो तो किसे देगा? तो राष्ट्रपति को देगा, क्योंकि ये तो उपराष्ट्रपति है और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। तो जब ये सभापति होगा तो भी अपना त्यागपत्र जो है राष्ट्रपति को ही देगा। राज्यसभा की कार्रवाई का संचालन सभापति के द्वारा किया जाता है। यह संयुक्त अधिवेशन में भाग लेता है लेकिन अध्यक्षता नहीं करता है, क्योंकि संयुक्त बैठक यानी संयुक्त अधिवेशन का अध्यक्षता जो है लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। इसके पहले हम लोग पढ़े। तो यह जो है सभापति केवल उसमें बैठ सकता है, भाग ले सकता है संयुक्त अधिवेशन में, लेकिन अध्यक्षता नहीं करता, क्योंकि लोकसभा के अध्यक्ष अध्यक्षता करते हैं। और यह भी जो है मतदान में भाग नहीं लेता है लेकिन निर्णायक मत देता है। जैसे लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, जब वोट बराबर हो जाएगा तो लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति दोनों जो है निर्णायक मत देते हैं, लेकिन दोनों मतदान में भाग नहीं लेंगे। लेकिन जब बराबर होगा तो निर्णय वाला मत दे देंगे। ठीक है। और जब राज्यसभा के सभापति अनुपस्थित होते हैं तो सदन की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो उपसभापति करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आइए हम प्रोटेम स्पीकर को समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इससे प्रश्न पूछा गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। देखिए, जब नई नई लोकसभा का चुनाव होता है, नया नया सांसद जाते हैं लोकसभा में, तो उन सबको शपथ दिलाना होता है। अब शपथ दिलाने के लिए राष्ट्रपति द्वारा एक प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है, और यही प्रोटेम स्पीकर जो है जितने भी सांसद होते हैं लोकसभा में नया नया, उन सबको शपथ दिलाने का काम करता है। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। प्रोटेम स्पीकर का काम क्या होता है? तो जो भी नए सांसद होते हैं उन सबको शपथ दिलाते हैं। अब यही क्यों शपथ दिलाते हैं? क्योंकि जब नया नया लोकसभा का चुनाव हुआ है, नया नया सब सांसद बना है, तो लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चुनाव नहीं हुआ रहता है। तो इसीलिए जो है प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है कि सभी को पहले शपथ दिलाएगा, जितने सांसद आए हैं सबको। और यही प्रोटेम स्पीकर के अध्यक्षता में जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं उनका चुनाव कराया जाता है, और उसी सदस्यों में से लोकसभा के अध्यक्ष को चुना जाता है। और जैसे ही लोकसभा के अध्यक्ष चुन लिए जाते हैं तो फिर प्रोटेम स्पीकर का पद जो है समाप्त हो जाता है। तो इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि जैसे लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चुनाव होता है, नियुक्ति होती है, तो प्रोटेम स्पीकर का पद हट जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि प्रोटेम स्पीकर जो है ये अस्थायी होता है, क्योंकि यह अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव के बाद ये समाप्त हो जाता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। और प्रोटेम स्पीकर जो शब्द है ये संविधान में उल्लेखित नहीं है कहीं पर भी, मतलब ये अपने से राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। अब ये हम समझते हैं अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है। देखिए, जब लोकसभा में सरकार के सांसद भाग जाते हैं तो विपक्ष द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। जैसे देखिए, आपको पता है कि वर्तमान में एनडीए के पास जो है 292 सीट है, और एनडीए का ही सरकार है केंद्र में। तो एनडीए के पास 292 है, और 292 में से मान लीजिए अधिकांश भाग कर कांग्रेस में चले जाएं, तो फिर एनडीए के पास जो है सीटें कम हो जाएगी और कांग्रेस के पास सीटें ज़्यादा हो जाएगा। तो कांग्रेस वाले क्या करेंगे? अविश्वास प्रस्ताव ला देंगे लोकसभा में कि आप अपना विश्वास साबित करिए कि आपके पास जो है बहुमत की सरकार है, बहुमत की सीटें हैं। तो अगर मान लीजिए कि एनडीए जो है ये साबित नहीं कर पाया तो उसकी सरकार गिर जाएगी। उसी को कहा जाता है अविश्वास प्रस्ताव लाना। तो ये विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। लोकसभा का कोई भी सदस्य हो वो अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। अविश्वास प्रस्ताव के लिए कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन चाहिए। जैसे कांग्रेस को अगर अविश्वास प्रस्ताव लाना है तो 50 सदस्य अगर समर्थन देंगे तभी वो अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है।
अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर पूरी मंत्रिपरिषद इस्तीफा देती है। मंत्रिपरिषद को ही सरकार कहा जाता है। तो मान लीजिए कोई भी सांसद जो है बहुत सारे भाग गए, तो जितने मंत्रिपरिषद में मंत्री हैं सब के सब इस्तीफा देंगे। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं, और जो अविश्वास प्रस्ताव लाती है जो पार्टी, उस पार्टी का प्रधानमंत्री बनता है, क्योंकि वही बहुमत साबित कर चुकी होती है। ठीक है, तो ये सभी बातें आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अब आइए हम समझते हैं कि दल बदल क्या होता है। देखिए, जब कोई सांसद या विधायक अपनी राजनीति पार्टी को छोड़कर दूसरा राजनीति पार्टी ज्वाइन करता है तो वह दल बदल कहलाता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है और वह बीजेपी के पार्टी में था, और बीजेपी के नाम पर सांसद या फिर विधायक बन गया, यानी चुनाव जीत गया, और जीतने के बाद जो है वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लिया, तो उसको दल बदल माना जाएगा। कि आप एक पार्टी में थे और जीतने के बाद दूसरा पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं तो उसको दल बदल मानते हैं। या फिर मान लीजिए कोई निर्दलीय व्यक्ति है और निर्दलीय जीत गया, कोई भी सांसद या विधायक का चुनाव जीत गया, और फिर जाकर जीतने के बाद किसी दूसरे पार्टी को ज्वाइन कर लिया, तो उसको भी दल बदल माना जाएगा। इसका मतलब हुआ कि अगर आप निर्दलीय जीते हैं तो आपको 5 साल निर्दलीय ही बिताना पड़ेगा। आप जीतने के बाद किसी दूसरे पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी पार्टी में हो, चाहे आप निर्दलीय हो। अगर ऐसा करते हैं तो वह दल बदल होगा, और जैसे ही दल बदल होता है तो आपकी सदस्यता को रद्द कर दिया जाता है। यानी अगर आप सांसद बनकर दल बदल करते हैं तो आपकी सांसद की जो पद है उसको रद्द कर दिया जाएगा। अगर आप विधायक बनकर दल बदल करते हैं तो आपके विधायक के पद को रद्द कर दिया जाएगा। उसी को दल बदल कहते हैं। और यह भारत में पहले जो है बहुत ज़्यादा होता था। तो इसी को रोकने के लिए दल बदल विरोधी कानून लाया गया, एंटी डिफेक्शन लॉ। संविधान में 52वां संविधान संशोधन किया गया 1985 में, और संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया, और 10वीं अनुसूची जोड़कर उसी में दल बदल विरोधी कानून को ऐड किया गया कि अगर कोई व्यक्ति दल बदल करता है तो उसकी सदस्यता को रद्द कर दिया जाएगा। ना ही वो सांसद बन सकता है और ना ही वो विधायक बन सकता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि दल बदल विरोधी कानून कब लाया गया था, तो 1985 में लाया गया था 52वां संविधान संशोधन करके। और संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ा गया था, तो 10वीं अनुसूची। या फिर ऐसे भी पूछा जाता है कि 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो दल बदल से संबंधित है। इसको ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, 10 से 10वीं अनुसूची और 10 से दल बदल। ठीक है। उसके बाद हम लोग समझते हैं कोरम, और कोरम को ही गणपूर्ति कहा जाता है, और इसकी चर्चा आर्टिकल 100 में किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, कोरम का मतलब क्या होता है कि कार्रवाई चालू करने के लिए न्यूनतम सदस्य चाहिए, उसी को कोरम कहते हैं। जैसे लोकसभा में 550 अधिकतम सदस्य हैं, तो 550 में अगर 1/10 सदस्य उपस्थित रहेंगे तभी जाके लोकसभा की कार्रवाई चालू किया जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। यानी 550 का अगर हम 1/10 निकालते हैं तो कितना आएगा, 55 आएगा। यानी लोकसभा में जब भी 55 सदस्य उपस्थित होंगे तभी जाके लोकसभा की कार्रवाई चालू करेंगे लोकसभा के अध्यक्ष। अगर 55 से एक भी कम होगा तो लोकसभा की कार्रवाई चालू नहीं किया जाएगा। उसी प्रकार आपको पता है कि राज्यसभा में कुल जो है 250 अधिकतम सदस्य हो सकते हैं, तो 250 का 1/10 निकालेंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। यानी राज्यसभा का अगर कार्रवाई चालू करना है तो कम से कम 25 सदस्य उपस्थित होना चाहिए। अगर 25 से कम होंगे, यानी 24 होंगे, 23 होंगे, तो राज्यसभा की कार्रवाई चालू नहीं की जाएगी। 25 से होंगे या फिर 25 से अधिक होंगे तब जाके राज्यसभा की कार्रवाई चालू करेंगे राज्यसभा के सभापति। ठीक है, तो उसी को कोरम कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है कि लोकसभा और राज्यसभा के लिए कोरम कितना निर्धारित किया गया है, तो 1/10 सदस्य उपस्थित होना चाहिए, और इसका चर्चा आर्टिकल 100 में किया गया है। उसके बाद देखिए, आर्टिकल 82 में कहा गया है लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की चर्चा किया गया है। यानी आर्टिकल 82 में परिसीमन की चर्चा किया गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए, परिसीमन का मतलब क्या होता है, तो आर्टिकल 82 कहता है कि जब भी देश के अंदर जनगणना होगा तो जो लोकसभा की सीटें तय की गई है उसको चेंज किया जा सकता है। यानी आपको पता है कि वर्तमान में लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या कितना है, तो 550 है। तो जब जब जनगणना होगा देश के अंदर, तो जनगणना के बाद 550 से अधिक सीटें भी किया जा सकता है, 550 से कम भी किया जा सकता है। मतलब आर्टिकल 82 ये टोटली कहता है कि जब जनगणना होगा तब लोकसभा की सीटें चेंज किया जा सकता है, यानी बढ़ाया भी जा सकता है और घटाया भी जा सकता है जनसंख्या के अनुसार, जब जब जनगणना होगा तब तब। और वर्तमान में आपको पता है कि 550 अधिकतम सदस्यों की संख्या है, तो किस जनगणना पर आधारित है, तो 1971 के जनगणना पर आधारित है।
अब ये कहा गया कि प्रत्येक 10 साल पर जनगणना होता है, तो प्रत्येक 10 साल पर जो है सीटें चेंज करना होगा लोकसभा का। तो ये बार-बार कौन चेंज करेगा? इसीलिए 2003 में 51वां संविधान संशोधन किया गया और इसमें कह दिया गया कि लोकसभा की और विधानसभा की जो सीटें हैं वो 2026 तक चेंज नहीं होगी। भले बीच में कितनों जनगणना हो जाए, उससे मतलब नहीं है। 2026 तक इसको चेंज नहीं किया जा सकता है। ये 51वां संविधान संशोधन 2003 में करके ये बात कहा गया। तो 2026 तक जो है लोकसभा की सीटें चेंज नहीं हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए 2027 में अगर जनगणना होता है तो फिर लोकसभा की सीटें जो है चेंज किया जा सकता है। 550 से बढ़ाया भी जा सकता है या फिर 550 से घटाया भी जा सकता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आर्टिकल 42 में परिसीमन की बात की गई है कि जब जब जनगणना होगा, जब जब गिनती किया जाएगा जनसंख्या का, तो जो लोकसभा की सीटें हैं उसमें चेंजिंग किया जा सकता है, बढ़ाया भी जा सकता है, घटाया भी जा सकता है। लेकिन 2003 में रोक लगा दिया गया कि 2026 तक चेंज नहीं किया जाएगा, 2026 के बाद ही चेंज किया जा सकता है। अब आइए हम संसद की कार्रवाई के प्रमुख साधन को समझते हैं और इसकी चर्चा आर्टिकल 118 में किया गया है, तो आपको ध्यान रखना है। अब देखिए संसद की कार्रवाई के प्रमुख साधन का मतलब क्या हुआ कि संसद में लोकसभा और राज्यसभा दोनों आ जाएगा। तो लोकसभा में जो कार्य होता है, राज्यसभा में जो कार्य होता है, उस कार्य को समय के अनुसार जो है विभिन्न भागों में बांट दिया गया है। उसी को प्रमुख साधन के नाम से जाना जाता है। तो जितने भी साधन मैं आपको बताऊंगा वो दोनों जो है लोकसभा में भी होता है और राज्यसभा में भी होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला है प्रश्नकाल, जिसको क्वेश्चन हावर कहा जाता है और यह जो है सबसे महत्वपूर्ण साधन होता है। सांसद जो है सरकार से प्रश्न पूछते हैं, जो भी लोकसभा में सांसद होते हैं या फिर राज्यसभा में सांसद होते हैं, वो सब जो है सरकार से प्रश्न पूछते हैं। जो भी प्रश्न पूछना होता है वो सब प्रश्न पूछते हैं कि हमारे यहाँ ये कब होगा, ये कैसे होगा, ये सब। और प्रश्नकाल का जो समय होता है सुबह 11 बजे से लेकर 12 बजे तक का समय को प्रश्नकाल कहा जाता है। इसी समय के बीच सांसद जो है अपने सरकार से प्रश्न पूछ सकते हैं। उसके बाद आता है शून्यकाल, जिसको जीरो हावर्स कहा जाता है। प्रश्नकाल के बाद का जो समय होता है वो शून्यकाल के अंतर्गत आता है। इसमें क्या होता है कि बिना पूर्व सूचना के मुद्दा उठाया जाता है। मतलब आपको पता है कि संसद में, लोकसभा में या फिर राज्यसभा में अगर किसी भी मुद्दे पर सवाल जवाब करना है तो पहले सूचना देना पड़ता है, ये हम लोग आगे समझेंगे। लेकिन शून्यकाल में क्या होता है कि बिना पूर्व सूचना के किसी भी मुद्दे पर सवाल खड़ा किया जा सकता है, सवाल पूछा जा सकता है। तो ये शून्यकाल में ही संभव है। उसके बाद है ध्यान आकर्षक प्रस्ताव। इसमें क्या है कि किसी तत्काल महत्वपूर्ण विषय पर मंत्री का ध्यान आकर्षित करना। कोई तत्काल महत्वपूर्ण विषय है और उससे संबंधित जो मंत्री हैं उनका ध्यान आकर्षित करना होता है। जैसे देश में किसी भी क्षेत्र में अगर कोई मुद्दा गड़बड़ा गया है तो, और उस क्षेत्र का जो मंत्री होगा उसका ध्यान आकर्षित किया जाएगा कि आप ही के क्षेत्र से संबंधित है और ये काम और आप नहीं कर रहे हैं, तो ये ध्यान आकर्षक प्रस्ताव लाया जाता है संसद के अंदर। उसके बाद होता है स्थगन प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव में क्या होता है कि गंभीर विषय पर सदन का काम रोककर चर्चा किया जाता है। जैसे देश के अंदर मान लीजिए कोई भी गंभीर समस्या आ गया, कोई गंभीर घटना घटित हो गया है, तो अब वह ज़रूरी है क्योंकि देश के अंदर बहुत तत्काल घटना हो गया है, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो संसद का जितना काम होता है सबको बंद कर दिया जाता है, सबको टाल दिया जाता है और जो गंभीर विषय उत्पन्न हुआ है उस पर जो है संसद में चर्चा किया जाता है। तो उसको हम लोग कहते हैं स्थगन प्रस्ताव। और यह जो है केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, राज्यसभा में ये नहीं आता है स्थगन प्रस्ताव, तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद है अविश्वास प्रस्ताव। आपको पता है नो कॉन्फिडेंस मोशन। ये जो है सरकार के खिलाफ लाया जाता है, विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। लोकसभा के कोई भी सदस्य ला सकता है और पास होने पर सरकार जो है गिर जाती है, पूरा मंत्रिपरिषद इस्तीफा दे देता है, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। तो उसी को अविश्वास प्रस्ताव कहा जाता है। तो ये 5 जो है प्रमुख साधन है संसद की कार्रवाई के लिए। तो इस सभी को आप ध्यान रखिएगा और इसका जिक्र आर्टिकल 118 में किया गया है। अब आइए हम नया संसद भवन के बारे में समझ लेते हैं। इससे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, जो नया संसद भवन बना था उसका। देखिए नया संसद भवन कहाँ है, तो नई दिल्ली में है। जो पुराना संसद भवन था वो भी नई दिल्ली में ही था। और नया संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ, तो 28 मई 2023 को हुआ। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, उन्हीं के द्वारा किया गया था। निर्माणकर्ता इसका कौन है, तो टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड है, ध्यान रखिएगा। और इसको बनाने में कुल लागत कितना आया था, तो 971 करोड़ रुपए खर्च हुए थे नया संसद भवन को बनाने में।
इसका आकार पूछा जा सकता है कि नया संसद भवन का आकार कैसा है, तो त्रिकोणीय है, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं। अब देखिए इसकी सीट क्षमता कितनी है। तो जो लोकसभा के सदस्य हैं वो नया संसद भवन में 888 लोकसभा के सदस्य बैठ सकते हैं और राज्यसभा के 384 सदस्य बैठ सकते हैं। और आपको पता है कि लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 550 है, तो इसमें 888 बैठ सकते हैं। यानी अगर भविष्य में चेंजिंग भी किया जाता है लोकसभा सदस्यों में, बढ़ाया जाता है, तो भी कोई दिक्कत होने वाला इसमें नहीं है। वही राज्यसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 है, तो इसको भी अगर बढ़ाया जाता है तो भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि नया संसद भवन में 384 राज्यसभा के सदस्य बैठ सकते हैं। और संयुक्त सत्र की भी व्यवस्था है, 1272 जो है संयुक्त सत्र में सदस्य बैठ सकते हैं, यानी दोनों को जोड़ दिया जाए तो 1272 होता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए थीम भी पूछे जाने की संभावना है इसकी कि नया संसद भवन जो है उसमें लोकसभा का थीम क्या है, तो राष्ट्रीय पक्षी है जो कि मोर है, और राज्यसभा का थीम क्या है, तो राष्ट्रीय फूल है जो कि कमल है। तो ये बातों को आप ध्यान रखिएगा। तो हम लोग जो है पूरे अच्छे से थ्योरी को कंप्लीट कर लिए। संसद में जो भी टॉपिक आता है, जिस भी टॉपिक से प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, सभी को हम लोग अच्छे से एकदम कंप्लीट कर लिया है। अब जो है हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का टेस्ट लगाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 10 प्रश्न है, फटाफट देखेंगे। अगर आपको पता होगा इसका आंसर तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि आप पूरे थ्योरी को पढ़ चुके हैं। देखिए पहला प्रश्न है कि भारत की संसद का सत्र किसके द्वारा बुलाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, संसद के सत्र बुलाने का काम राष्ट्रपति का होता है, लेकिन सत्र की अध्यक्षता कौन करते हैं, तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राष्ट्रपति, क्योंकि इसमें कह रहा है कि संसद का सत्र कौन बुलाता है, तो राष्ट्रपति बुलाते हैं, लेकिन अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि दो सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतर हो सकता है। तो जब मैं आपको सत्र बता रहा था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि दो सत्रों के बीच अधिकतम 6 महीना का अंतर होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लोकसभा में कोरम कुल सदस्यों का कितना होता है। तो मैंने आपको ये भी बताया कि 1/10 होता है। यानी कोरम का मतलब हुआ कि न्यूनतम सदस्य कितने होने चाहिए कार्रवाई को चालू करने के लिए। तो लोकसभा में और राज्यसभा में दोनों की कार्रवाई चालू करना हो तो 1/10 सदस्य होना चाहिए कुल सदस्यों का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और यह बात किस आर्टिकल में कहा गया है ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको बताया हूँ। उसके बाद प्रश्न है कि लोकसभा के अध्यक्ष को कौन हटाता है। तो देखिए लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने का पावर किसके पास है, तो लोकसभा के सदस्यों के पास ही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि लोकसभा के सदस्य अगर चाहें तो लोकसभा के अध्यक्ष को हटा सकते हैं। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। तो जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा का पदेन सभापति बनते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद है कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है। तो मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उसके बाद है कि दल बदल विरोधी कानून किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो ये आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है एकदम डिटेल्स में कि किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, कौन सी अनुसूची जोड़ी गई और कौन सा सन था, ये सब बताइएगा। अगला प्रश्न है कि परिसीमन का उद्देश्य क्या है। तो देखिए परिसीमन का उद्देश्य राज्यों की सीमा तय करना, ये भी नहीं है। निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा तय करना, हाँ बिल्कुल, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा तय करना परिसीमन का उद्देश्य होता है। अगला है कि संसद की कार्रवाई का सबसे प्रमुख साधन क्या माना जाता है। तो देखिए सबसे प्रमुख साधन जो है वो प्रश्नकाल होता है, क्योंकि प्रश्नकाल में ही सांसद जो है वो सरकार से प्रश्न पूछते हैं कि ये कैसे होगा, ये क्यों नहीं हुआ, इस तरह का प्रश्न। इसीलिए संसद की कार्रवाई का सबसे प्रमुख साधन माना जाता है प्रश्नकाल को, और इसको हम लोग अभी पढ़े। और लास्ट प्रश्न है कि नया संसद भवन जो है किस वर्ष राष्ट्र को समर्पित किया गया, मतलब किस वर्ष ये बना। तो मैंने आपको बताया था 28 मई 2023 को नया संसद भवन का जो है उद्घाटन किया गया था, यानी उसी दिन ये बना, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उद्घाटन किया गया था। ठीक है।